हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि हम लोग ठोसों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ठोसों की परिभाषा के बारे में देखा हमने, और ये देखा कि ठोस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो हमने पिछले वीडियो में थोड़ी चर्चा की थी कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, उन दोनों में थोड़ा हमने अंतर की भी बात की थी। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि इस पार्ट में हमें मेनली क्रिस्टलीय ठोसों की बात करनी है, तो उसी क्रम में हम आज बात करने वाले हैं क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार की। तो आइए देखा जाए, तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं, जैसा कि दिखाई दे रहा होगा आपको बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो क्रिस्टलीय ठोसों में जो पहला प्रकार है वो है आयनिक ठोस, और दूसरा है हमारा आणविक ठोस, तीसरा परमाणविक ठोस और चौथा धात्विक ठोस। तो हम एक एक करके इन चारों प्रकार के क्रिस्टलीय ठोसों की बात करेंगे। और मैंने आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि जो ठोस होते हैं उनमें जो अवयवी कण होते हैं वो परस्पर किसी ना किसी बल के द्वारा आपस में संलग्न होते हैं। तो उन्हीं बलों के आधार पर, यानी क्रिस्टलीय ठोसों में जो आकर्षण बल उपस्थित होता है, उन आकर्षण बलों के आधार पर हम यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार की बात करने वाले हैं। तो हम आगे वीडियो में यही देखने वाले हैं कि जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस हैं उनमें जो आकर्षण बल है, उन आकर्षण बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस किस किस प्रकार के होते हैं। तो हमारा पहला टाइप है आयनिक ठोस। तो जैसा कि इसके नाम से ही आपको लग रहा है कि यहाँ पर आयनिक ठोस में हम आयन की बात करने वाले हैं। तो जी हाँ, तो आपके जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनको निर्मित करने वाले जो अवयवी कण होते हैं वो कोई ना कोई आयन होता है। तो सबसे पहला पॉइंट आयनिक ठोस के बारे में कि इनके अवयवी कण आयन होते हैं, अवयवी कणों का मतलब वही है संरचनात्मक इकाइयां, अर्थात ठोस जिस संरचनात्मक इकाई की पुनरावृत्ति करके बना हुआ है उसी को हम अवयवी कण कह रहे हैं, या हम उसको संरचनात्मक इकाई भी कह सकते हैं। तो जो आपका आयनिक ठोस होता है उसका निर्माण आयनों के द्वारा होता है। तो इसमें जो है आयनिक ठोस में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन आपस में परस्पर जो है वैद्युत आकर्षण बलों द्वारा जुड़े होते हैं। जैसा कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, आवेशों पर जो बल कार्य करता है उससे संबंधित एक कूलाम का नियम भी आपने पढ़ा होगा। तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि जब दो विपरीत आवेश एक दूसरे के पास आते हैं तो उनमें आकर्षण बल कार्य करता है, जिसको जो है कूलाम साहब ने अपने नियम में भी बताया है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास सोडियम क्लोराइड का कोई क्रिस्टल है, तो आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड में हमारे पास दो आयन हैं, पहला है आपका सोडियम आयन और दूसरा है क्लोरीन आयन। तो जो सोडियम आयन है वो धनावेशित होता है और क्लोरीन आयन ऋण आवेशित होता है। तो इन्हीं धनावेशों और ऋण आवेशों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण ये सोडियम और क्लोरीन आयन परस्पर बंधे होते हैं। और इसी स्थिर वैद्युत आकर्षण बल को हम कूलाम्बिक बल भी कहते हैं। तो आयनिक ठोस में जो उसको निर्मित करने वाले अवयवी कण या संरचनात्मक इकाइयां होती हैं जो कि धनायन और ऋणायन होते हैं, वो आपस में प्रबल वैद्युत आकर्षण बलों द्वारा या कूलाम्बिक बलों द्वारा बंधे होते हैं। और इसी कारण से जो आयनिक ठोस होते हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो एक बार और ध्यान से सुनिए कि जो आयनिक ठोस होते हैं उनको निर्मित करने वाले धनावेश तथा ऋण आवेशित आयन होते हैं, और ये धनावेशित और ऋण आवेशित आयन आपस में स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों द्वारा या कूलाम्बिक बलों द्वारा बंधे होते हैं। अब दूसरी बात हम कर लेते हैं कि जो आयनिक ठोस होते हैं उनमें प्रबल बल की उपस्थिति के कारण इनके आयनिक ठोसों के जो गलनांक होते हैं बहुत उच्च होते हैं, इनके गलनांक उच्च होते हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए कोई भी ठोस जो है वो अगर आप उसको गर्म करेंगे तो वो तभी द्रव में बदलेगा जब उसके अंदर जो बंध उपस्थित है वो टूटेंगे, और बंध जितना मजबूत होगा उसको तोड़ने के लिए हमें उतनी ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी।
तो यहाँ पर इनके बीच में जो आपके वैद्युत संयोजक बंध उपस्थित होते हैं आयनिक ठोसों के कणों के मध्य, वो बहुत ही मजबूत होते हैं और उनको ब्रेक करने के लिए हमें अधिक एनर्जी की जरूरत होती है, जिसके कारण आयनिक ठोसों के गलनांक उच्च होते हैं। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आयनिक ठोसों के संदर्भ में है वो ये है कि ठोस अवस्था में जो आपके जो आयनिक ठोस जो होते हैं ये वैद्युत कुचालक होते हैं। वैद्युत कुचालक होते हैं। देखिए, जब भी आपका कोई क्रिस्टल जो धनावेशित या ऋणावेशित आयनों से मिलकर बना हुआ है वो ठोस अवस्था में है तो वो वैद्युत का कुचालक होता है। लेकिन जब आप किसी आयनिक ठोस को गर्म करेंगे या उसको जल में घोलेंगे तो क्या होगा कि उसके मध्य जो आपके वैद्युत संयोजक बंध है वो टूट जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप नमक को लेकर के सोडियम क्लोराइड को जल में लेकर के घोलेंगे तो क्या होगा कि जल जो है वो आप जानते हैं कि वो द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है, एक सिरा उसका पॉजिटिव होता है और एक सिरा नेगेटिव होता है। तो जैसे ही जल में आप NaCl को डालते हैं तो जल का धनावेशी भाग क्लोरीन को और जल का ऋणावेशी भाग सोडियम आयन को अपनी ओर आकर्षित कर देता है और ये सोडियम क्लोराइड जल में घुल जाता है। और सोडियम क्लोराइड ही नहीं, अगर आप कोई भी आयनिक ठोस लेंगे वो गलित अवस्था में वैद्युत का सुचालक बन जाता है, क्योंकि गलित अवस्था में क्या होता है कि आयनिक ठोसों को निर्मित करने वाले जो आयन होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में हो जाते हैं। और जब कोई भी आवेश या आयन स्वतंत्र अवस्था में गति करता है तो उसमें धारा प्रवाह संभव हो जाता है, जैसा कि आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ रखा है। तो ये तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आयनिक ठोसों के संदर्भ में कि जो है वैद्युत जो आयनिक ठोस होते हैं वो ठोस अवस्था में तो वैद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन जैसे ही हम उनको गलित अवस्था में लाते हैं वो वैद्युत का चालन प्रारंभ कर देते हैं। तो ये बात हो गई हमारी आयनिक ठोसों की। तो सोडियम क्लोराइड के अतिरिक्त जो है आयनिक ठोसों का एग्जांपल हमारे पास और भी है, जैसे एक तो हो गया हमारा सोडियम क्लोराइड, इसके अलावा बहुत सारे आयनिक पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये सभी के सभी आपके जो है आयनिक ठोस हैं, आयनिक ठोसों के उदाहरण हैं। चलिए अब दूसरा टाइप देखते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आयनिक ठोस क्या होते हैं। अब हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा प्रकार है हमारा क्रिस्टलीय ठोसों का आणविक ठोस। आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो जैसा कि आयनिक ठोस में जब हमने आयन की बात की कि आयनिक ठोसों का निर्माण आयनों से होता है, ठीक उसी तरह जो आणविक ठोस होते हैं उनका निर्माण जो है अणुओं द्वारा होता है। ठीक है, इनका निर्माण किसके द्वारा होता है? अणुओं द्वारा होता है। इनका निर्माण अणुओं द्वारा होता है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि ये जो यानी आयनिक ठोसों की जो संरचनात्मक इकाई होती है वो कोई ना कोई अणु होता है। तो हम यहाँ अब ये देखेंगे कि ये जो अणु है वो परस्पर जो है किस बल के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं और क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। तो जो आणविक ठोस आपका होता है वो भी कई प्रकार का होता है। तो जो आणविक ठोस है उसको भी आगे हम कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप है आपका आध्रुवीय आणविक ठोस, आध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरा टाइप है आपका ध्रुवीय आणविक ठोस। और थर्ड टाइप है आपकी हाइड्रोजन आबंधित, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। ठीक है, चलिए जल्दी से इनके तीनों प्रकारों की बात कर ली जाए। तो जैसा कि आपको पहला प्रकार दिखाई दे रहा है अध्रुवीय आणविक ठोस। देखिए जो आपके जो यौगिक होते हैं वो दो तरह के होते हैं। सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक ध्रुवीय और एक अध्रुवीय। तो यहाँ पर अध्रुवीय का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा ठोस जो ध्रुवित नहीं होता है, अर्थात जो
जो है इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, जो प्लस या माइनस आयनों में वियोजित नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं अध्रुवीय ठोस। और दूसरा प्रकार है हमारा ध्रुवीय आणविक ठोस, यानी ऐसा ठोस जिसके अंदर जो है हमारा धनावेश या ऋणावेश उत्पन्न हो सकता है। जैसे ध्रुवीय ठोस का एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है हाइड्रोजन क्लोराइड है, HCl है। तो HCl में आपको दिखाई दे रहा है दो परमाणु हैं, एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्लोरीन है। तो आपने जो है कक्षा 11 में पढ़ा होगा वैद्युत ऋणात्मकता के बारे में। तो वैद्युत ऋणात्मकता के बारे में क्या होती है वैद्युत ऋणात्मकता? वैद्युत ऋणात्मकता में क्या होता है कि जब भी दो परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक आबंध बनता है तो दोनों परमाणुओं में से जिसकी वैद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है वो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, तो यहाँ पर साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अपनी ओर खींच लेता है, जिसके कारण हाइड्रोजन क्लोराइड में क्लोरीन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और आपका ये हाइड्रोजन क्लोराइड अणु एक द्विध्रुव की भांति व्यवहार करने लगता है और यही द्विध्रुव जो आपका हाइड्रोजन और क्लोरीन के ऊपर आंशिक धनावेश और ऋणावेश उत्पन्न हुआ है, यही आपस में आकर्षण करके जो है ध्रुवीय आणविक ठोस का निर्माण कर देते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ध्रुवीय आणविक ठोस का निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ पर जो है द्विध्रुव के कारण जो आंशिक धनावेश और ऋणावेश उत्पन्न होते हैं उनमें आकर्षण के कारण जो है आपके ध्रुवीय आणविक ठोस का निर्माण होता है। तो चलिए तीसरा है हमारा हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो आपने देखा होगा कि हमारे कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनमें जो है हाइड्रोजन आबंध उपस्थित होता है। आपने कक्षा 11 में रासायनिक आबंधन जो हमारा केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है उसमें हाइड्रोजन आबंध के बारे में पढ़ा होगा। तो हाइड्रोजन आबंध का जो है सबसे सिंपल एग्जांपल हमें जल के अणु में देखने को मिलता है। तो आइए उसी के द्वारा समझा जाएगा आपको। तो हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस का एग्जांपल है हमारा जल, H2O, पानी जो है हमारा। तो आप देखेंगे कि जल के अणु में क्या होता है कि दो हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन परमाणु के साथ जो है जुड़े होते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे कि जो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी ये 6 इलेक्ट्रॉन जो है किसी दूसरे एटम को दे सकता है। तो जल के अणु में ये दो हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा जुड़ा हुआ है, जबकि 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन इसके से बचे हुए हैं और इन्हीं 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों को जो है किसी दूसरे परमाणु को डोनेट कर सकता है, दे सकता है। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन को हम लोन पेयर भी कहते हैं या हिंदी में इलेक्ट्रॉन युग्म भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जल के अणु में क्या है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ये जो बॉन्ड है इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है। और फिर यहाँ पर बात आ जाती है विद्युत ऋणात्मकता की। तो जैसा कि हमने HCl के संदर्भ में देखा था, सेम उसी तरह यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, ये इसके साथ जो आबंधित हाइड्रोजन है उसके इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीजन अपनी ओर खींच लेगा। और जैसे ही ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और नीचे से अब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब इसके बगल में जो दूसरा आपका जल का अणु है वो आएगा इसकी मदद करने, इस वाले हाइड्रोजन की मदद करने। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास यहाँ पर लोन पेयर है, जो दूसरा आपका जल का अणु है उसमें ऑक्सीजन परमाणु के पास जो है 2 लोन पेयर उपस्थित हैं, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म हैं। तो ये वाला ऑक्सीजन इस अपने लोन पेयर के द्वारा ऊपर वाले हाइड्रोजन की मदद करेगा और इसको अपने में जोड़ देगा। और इस वाले हाइड्रोजन और दूसरे जल के अणु में जो ऑक्सीजन परमाणु है उन दोनों के मध्य जो एक बंध बनेगा उसी बंध को हम कहेंगे हाइड्रोजन आबंध। हाइड्रोजन आबंध, ठीक। तो इसी तरह से अब यहाँ पर आगे यही प्रक्रिया चलती चली जाएगी। ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा और इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा और फिर नीचे से तीसरा जल का मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल आएगा और उसका ऑक्सीजन इसकी मदद करेगा और यही प्रोसेस चलता रहेगा और जल के बहुत सारे अणु आपस में हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ जाएंगे और एक बहुत ही मजबूत ठोस का निर्माण कर देंगे। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा आणविक ठोस। इसमें हमने देखा कि आणविक ठोस 3 तरह का होता है, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। यहाँ पर हमने तीनों तरह के आणविक ठोस की बात की। अब तीसरा प्रकार है हमारा परमाणविक ठोस। तो आइए बात की जाए परमाणविक ठोस की। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब तीसरे की बात कर लेते हैं हम। तीसरा परमाणविक ठोस। परमाणविक इसके कई अन्य नाम भी हैं, जैसे कि हमने लिख रखा है ऊपर, परमाणविक ठोस भी कहते हैं इसको सहसंयोगी ठोस भी कहते हैं और इसको नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। तो जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि परमाणविक ठोस का जो निर्माण होता है वो परमाणुओं द्वारा होता है। तो कोई भी परमाणु जो है वो आपस में सहसंयोजक आबंधों द्वारा जुड़ करके जो है परमाणविक ठोस का निर्माण करता है। और परमाणविक ठोस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो हमारे पास है वो कार्बन का शुद्ध रूप हीरा और ग्रेफाइट है। हीरा और ग्रेफाइट, ठीक। तो हीरा और ग्रेफाइट क्या है? ये कार्बन के शुद्ध रूप होते हैं। इसमें क्या होता है कि कार्बन परमाणु जो है परस्पर जो है, आपने पढ़ा होगा कि कार्बन की टेंडेंसी होती है कि वो जो है 4 बॉन्ड बनाता है। आप कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, इसके अंत में जो है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अर्थात कार्बन परमाणु 4 बंध बना सकता है। और कार्बन परमाणुओं में ये गुण पाया जाता है कि वो एक कार्बन परमाणु अपने चारों ओर जो है 4 कार्बन परमाणुओं को जोड़ करके कार्बन परमाणुओं की बहुत लंबी श्रृंखला बना सकता है, ठीक है। तो आप हीरे और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो हीरे में क्या होता है कि कार्बन परमाणु परस्पर एकल बंधों द्वारा जुड़ करके एक विस्तृत त्रिविमीय संरचना का निर्माण करते हैं। और ग्रेफाइट की संरचना हीरे की संरचना से थोड़ा अलग होती है, हालांकि इसमें भी कार्बन ही होता है। तो हीरे और ग्रेफाइट में जो है कुछ अंतर भी होते हैं, जैसे हीरा जो है वो विद्युत का कुचालक होता है, जबकि आपका जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक होता है। इसके अतिरिक्त आपको ये भी पता होगा कि हीरा जो है वो विश्व के सबसे कठोरतम पदार्थों में से एक है, और जबकि आपका जो ग्रेफाइट होता है बहुत ही नरम होता है। तो हीरा तो आपने देखा ही होगा और ग्रेफाइट भी आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो आप जिस पेंसिल से लिखते हैं उस पेंसिल के अंदर जो काले रंग की रॉड पड़ी होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्रेफाइट जो होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, और जबकि जो आपका हीरा है वो बहुत ही हार्ड होता है। तो देख रहे हैं आप कि हीरे और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं, लेकिन दोनों के गुणों में अंतर है। अब ये अंतर क्यों है? क्योंकि कार्बन परमाणु दोनों में, हीरे और ग्रेफाइट में अलग अलग प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। तो उसकी चर्चा हम जो है किसी दूसरे वीडियो में कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इतना ही बता के आपको छोड़ दे रहे हैं कि हीरा और ग्रेफाइट जो है वो परमाणविक ठोस के उदाहरण होते हैं। इसमें जो है कोई भी परमाणु जो है परस्पर सहसंयोजक आबंधों द्वारा जुड़ करके एक नेटवर्क ठोस का निर्माण करता है। यही कार्बन परमाणु आगे पीछे ऊपर नीचे जुड़ करके त्रिविमीय संरचना में बहुत ही मजबूत परमाणविक ठोस का निर्माण करते हैं। और अब बात कर ली जाए चौथे प्रकार की, तो चौथा प्रकार है हमारा धात्विक ठोस। धात्विक ठोस, ठीक। तो धात्विक ठोस, जैसा कि जो है इसके नाम में धातु शब्द आ रहा है, धातु यानी मेटल। तो कोई भी ऐसा ठोस जिसमें जो धातु के परमाणु हैं वो आपस में जुड़ करके, कोई भी धातु होगी उसके परमाणु आपस में जुड़ करके धात्विक ठोस का निर्माण करेंगे। तो मान लीजिए एग्जांपल देखते हैं हम धात्विक ठोस का। मान लीजिए हमारे पास एक इतना बड़ा क्रिस्टल है सोडियम परमाणु का। सोडियम भी एक धातु है, आपको पता है सोडियम एक क्षार धातु है। तो मान लीजिए सोडियम का इतना बड़ा क्रिस्टल हमारे पास है, तो उसमें बहुत सारे सोडियम परमाणु होंगे, बहुत सारे सोडियम परमाणु इसमें मौजूद होंगे, ठीक।
तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर हम जो है सोडियम आयन की नहीं, सोडियम परमाणु की बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये जो क्रिस्टल के अंदर सोडियम परमाणु है, ये किस बल के द्वारा आपस में बंधे हुए हैं, ये क्रिस्टल में क्यों रुके हुए हैं? तो कोई ना कोई आकर्षण बल ही तो है जो क्रिस्टल में सोडियम परमाणु को रोके हुए है। तो इसके लिए सिंपल सा रीजन है, आपको पता है कि धातुओं के अंदर एक गुण पाया जाता है और वो गुण है इलेक्ट्रॉनों के त्याग करने का, इलेक्ट्रॉन त्यागने का। तो सेम इसी तरह सोडियम भी एक धातु है और आपको पता है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 एक बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है इसके, और सोडियम आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपने बाह्य कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन करके अक्रिय गैस की स्थायी संरचना प्राप्त कर लेता है। तो सोडियम जो है वो आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Na+ आयन बनाता है। क्या बनाता है? Na+ आयन बनाता है और 1 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करता है। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी होता है कि क्रिस्टल के अंदर जो सोडियम परमाणु है वो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके सोडियम आयन का निर्माण करेंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे वो इलेक्ट्रॉन इसी क्रिस्टल में जो है ऐसे चक्कर लगाते रहेंगे। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसी क्रिस्टल में ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं इधर उधर, और इलेक्ट्रॉनों का एक यहाँ पर मेघ बन जाता है क्रिस्टल के अंदर, जिसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी, इलेक्ट्रॉन सी। और धात्विक ठोसों के इस मॉडल को हम इलेक्ट्रॉन सी मॉडल भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो धात्विक क्रिस्टल होता है उसमें धातुएं इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धन आयन बनाती हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन समुद्र के रूप में, इलेक्ट्रॉन सी के रूप में उपस्थित होते हैं। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है और धातु धनावेशित हो गई, और फिर इन दोनों के मध्य जो है आकर्षण हो जाता है और जो है धात्विक क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है। और यही इलेक्ट्रॉन और जो धनावेशित धातु का आयन है आपस में जो है कूलाम्बिक बलों द्वारा जुड़ जाते हैं और बहुत ही मजबूत धात्विक ठोस का निर्माण हो जाता है। और एक चीज यहाँ ये भी बताना चाहेंगे आपको, ये जो धात्विक ठोस है ये अन्य ठोसों की तुलना में सबसे अधिक मजबूत होते हैं। जैसे आप देखते हैं लोहा है, तो लोहा जो है बहुत ही मजबूत धातु होती है। जैसे मान लीजिए कोई आपका लोहे का क्रिस्टल है, तो अगर आप उसको तोड़ना चाहेंगे तो वो आसानी से टूटेगा नहीं। अब मान लीजिए कोई लोहे की इतनी बड़ी रॉड है, उसको आप हथौड़े से पीट रहे हैं, तो आप देखते हो कि हथौड़ा जो है वो जो आपकी रॉड होती है वो चपटी हो जाती है। तो उसका कारण क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपके Fe का क्रिस्टल है लोहे का, तो आप अगर उस पर हथौड़े से चोट करेंगे तो आपका जो मान लीजिए यहाँ पर आयरन परमाणु है, आयरन परमाणु का क्रिस्टल है, तो आयरन परमाणु जो है अपनी जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन सी इधर उधर चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है वही जाकर के एडजस्ट हो जाएगा, और धातु का जो क्रिस्टल होगा वो चोट करने पर फैल जाएगा, टूटेगा नहीं जल्दी। समझ गए बात को? तो ये हो गया आपका धात्विक ठोस। तो 4 प्रकार के क्रिस्टलीय ठोसों की बात हमने इस वीडियो में कर ली। आयनिक ठोस, आणविक ठोस, परमाणविक ठोस और धात्विक ठोस। आयनिक ठोस आयनों से निर्मित होते हैं, और आणविक ठोस आपके अणुओं से बने होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। परमाणुविक ठोस की बात हमने कर ली कि जो परमाणु होते हैं वो परस्पर सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़ करके त्रिविमीय संरचना का निर्माण करते हैं और जो है नेटवर्क ठोस का निर्माण करते हैं। उदाहरण में हमने देखा हीरा और ग्रेफाइट। धात्विक ठोस में क्या होता है कि जो धातुएं होती हैं वो धन आयन का निर्माण करती हैं, और क्रिस्टल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जो है धन आयन बनने पर उन्हीं इलेक्ट्रॉनों और धातुओं के धनावेशित आयनों के मध्य आकर्षण होता है और जो है धात्विक क्रिस्टल का निर्माण होता है। तो देखा आपने कि हमने इस वीडियो में बात की क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार की, और अभी हम अगले वीडियो में या और किसी वीडियो में देखेंगे कि हीरे और ग्रेफाइट की संरचना के बारे में भी थोड़ा हमें डील करना है। तो हम देखेंगे कि हीरे और ग्रेफाइट के गुणों में जो अंतर है वो क्यों आ जाता है। तो हम किसी न किसी वीडियो में इसकी चर्चा जरूर करेंगे, अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है। और आने वाले अगले वीडियो में हम जो है इन्हीं क्रिस्टलीय ठोसों की बात जो है और डिटेल में करने वाले हैं। इनकी जो संरचनात्मक इकाई होती है क्रिस्टलीय ठोसों की, जिसको आप यूनिट सेल बोलते हैं, इकाई सेल बोलते हैं, तो आने वाले वीडियो में हम जो है उसी के बारे में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो को जो है हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। तो बाकी की बातें अगली क्लास में की जाएंगी।
बहुत बहुत धन्यवाद।